दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसीरुद्दीन और सन की बादशाह। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह यूं ही देश दुनिया की पहचान के इरादे से एक दिन अपनी बेगम को यह समझाकर अपने घर से निकला था कि 1 साल पूरा होते होते वह लौट आएगा। 3 महीने की अनथक यात्रा के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन 10 कोस में फैले मरुस्थल वाले इलाके में चला आया। इस मरुस्थल के उस पार से एक नया राज्य शुरू होता था। अगर मरुस्थल पूरी तरह सीधे रास्ते से पार कर लिया जाए तो उस राज्य की राजधानी में पहुंचा जा सकता था। मरुस्थल कहने को तो 10 कोस चौड़ाई वाला था, मगर उसे पार करने में 7 दिन लगते थे। वैसे ऊंट की सवारी की जाए तब सफर आसान और कम समय लेने वाला हो जाता। मरुस्थल के किनारे पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने पता किया कि उसके पार जाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। उसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी देखकर उसे बताने लगे, भाई मेरे, मरुस्थल के पार जाने का तुम अपना इरादा त्याग दो, और अगर तुम्हें किसी कारण मरुस्थल के पार जाना ही है तो पहले अपनी दाढ़ी कटा लो, नोकदार टोपी उतारकर झोले में रख लो, फिर मरुस्थल के पार जाने की राह तलाशना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव के लोगों से पूछा, आखिर क्यों? मेरी दाढ़ी तो मेरे गाल से लटकी है, इससे किसी को क्या परेशानी? परेशानी पूछते हो? परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि दाढ़ी रखकर मरुस्थल के पार जाना नादानी है। उस पार का बादशाह सन की है। किसी के चेहरे पर दाढ़ी देखने से वह भड़क उठता है। वह जितना सन की है उतना ही अंधविश्वासी भी। शकुन का विचार करके चलता है। उस बादशाह की अकड़ भी ऐसी है कि छोटी छोटी गलतियों पर सजा देता रहता है। सबसे छोटी सजा वह 5 कोड़े की देता है। सजा देने वाला एक मुस्टंडा आदमी हाथ में कोड़े लिए बादशाह के पास हमेशा बना रहता है। बादशाह जिस दिन राजधानी में निकल गया उस दिन वहां 150 लोगों को कोड़ों की सजा मिलनी तय है। गांव वाले की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत उलझन में पड़ गया। उलझन इस बात की नहीं थी कि उसे सन की बादशाह के राज्य में जाना था, उलझन इस बात की थी कि बादशाह को उसकी सनक से दूर कैसे किया जाए। 3 महीने से लगातार यात्रा करने पर मुल्ला नसीरुद्दीन के वस्त्र मैले हो गए थे। बाल और दाढ़ी बेतरतीब हो चुके थे, नाखून बढ़ गए थे। अजीब बेनूर चेहरा हो गया था उसका। ऊपर से मुल्ला नसीरुद्दीन मरुस्थली गांव में पहुंच गया था, जहां हवा के साथ बालू के कण शरीर बेधते प्रतीत हो रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, अच्छा हुआ कि वह इस गांव में चला आया। अब 2-4 दिन यहीं रुककर सन की बादशाह के बारे में पता लगा लिया जाए। इसके बाद फिर आगे की यात्रा आरंभ होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव वाले से रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना तलाशने में मदद करने की गुजारिश की। गांव वाले ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, यहाँ हमारे गांव में रात्रि विश्राम के लिए तो क्या, पूरी जिंदगी के लिए ठिकाना मिलना आसान भी है और कठिन भी। यदि गांव के मुखिया को तुम्हारा सरोकार समझ में आ जाएगा तब तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। यदि मुखिया को तुम्हारा सरोकार समझ में नहीं आया या उचित नहीं लगा तो समझो कि तुम्हें किसी भी हालत में उस गांव में पनाह नहीं मिल सकती है। तुम चाहो तो तुम्हारी मुलाकात मैं गांव के मुखिया से करवा सकता हूं। ठीक है, ऐसा ही सही, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव वाले से कहा। मतलब? गांव वाले ने पूछा। मतलब यह कि तुम मुझे अपने मुखिया से मिला दो। बाकी मुखिया मुझे देख समझकर क्या निर्णय लेता है उस पर निर्भर करेगा। वह गांव वाला मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर सीधे अपने मुखिया के पास गया। मुखिया उस समय जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास भीड़ थी।
लोग आशंकित स्वरों में आपस में बातें कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचकर ठगासा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। उसने साथ चल रहे गांव वाले युवक से पूछा, अरे भाई, अब तक हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं जान पाए। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम साजिद है। आप मुझे सज्जो भी बुला सकते हैं। मेरे अब्बू अम्मी मुझे लाड़ से सज्जो ही बुलाते हैं, उस गांव वाले आदमी ने कहा। अच्छा सज्जो, जरा देखकर बताओ कि माजरा क्या है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? थोड़ी देर के लिए वह युवक, जिसका नाम साजिद था, भीड़ में खोया सा गया और जब वह भीड़ से बाहर निकला तो हाफता हुआ सीधे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचकर कहने लगा, गजब हो गया मुल्ला साहब, गजब हो गया। मुखिया को खेत में मचान बांधते समय सांप ने काट लिया है और वह दर्द से छटपटाते हुए बेदमसा हो गया है। इतना सुनना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिजली जैसी तेजी दिखाई और भीड़ को चीरता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां मुखिया जमीन पर पड़ा कराह रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ को तुरंत मुखिया से दूर हो जाने के लिए कहा, भाइयों हटो, हवा आने दो। अभी मुखिया को साफस्वच्छ वायु की जरूरत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने कंधे से टंगी झोली में से एक डोरी निकाली और मुखिया के पांव पर जहां सांप काटे का निशान था, उससे कुछ ऊपर डोरी बांधते हुए कहा, आप घबराएं नहीं मुखिया जी, सांप का विष मैं निकालूंगा आपके शरीर से। ऐसे भी सभी सांप जहरीले नहीं होते। बस आप हिम्मत न हारें। मुखिया अब तक सवालिया निगाहों वाले लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। काफी देर से उससे लोग यही पूछ रहे थे, क्या हुआ मुखिया जी, मगर चार किसी के पास कोई निदान नहीं था। इतनी देर में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई आदमी उससे कुछ ऐसा कह रहा था जिससे उसे यह भरोसा हो कि उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर याद करने की कोशिश की कि वह कौन है, किंतु वह उसे याद नहीं कर पाया और सोचा कि सांप काटे का मंत्रा जानने वाला होगा। उसे सांप काट लेने की खबर फैलने के कारण किसी दूसरे गांव से आया होगा। उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों से एक चाकू और आग जलाने के लिए लकड़ी मंगवाई। गांव के लोग उत्सुकता से मुल्ला नसीरुद्दीन की कारगुजारियों को देख रहे थे। उसने पहले आग जलाई, फिर उसमें चाकू के फाल को लाल होने तक तपाया और फिर मुखिया के पांव में पड़े सांप के दांत के निशान के पास एक गहरा चीरा लगा दिया। चीरा लगने से मुखिया तड़प उठा। मुखिया को चीखता देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुखिया जी, खुदा का शुक्र है कि आपके शरीर में जहर नहीं फैला है। आपकी आंखें चमक रही हैं, सांसें सही ढंग से चल रही हैं। मैंने सांप काटे के स्थान पर लंबा चीरा लगा दिया है, खून रिसने दें। फिर खुद अपने हाथ से घाव वाले स्थान पर दबाव डालकर मुखिया के पांव से खून निकालने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश से मुखिया दर्द से बिलबिला गया। थोड़ी देर के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन मुखिया के पास से उठ गया और खेत के किनारे किनारे थोड़ी दूरी तक गया तथा एक पौधे के पत्ते तोड़ने लगा। जल्दी ही मुल्ला वहां से मुट्ठी भर पत्ते लेकर लौट आया और अपनी तलहथी पर उसको मसलने लगा। जब उसे अच्छी तरह मसल चुका तब उसका रस मुखिया के घाव पर टपकाना शुरू किया। मुखिया का कराहना रुक गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा घाव से खून का रिसाव भी रस के प्रभाव से रुक गया है। उसने साफ कपड़ा मंगाकर मुखिया के पांव की पट्टी कर दी और मुखिया को सहारा देकर उठाया। फिर उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, अब कोई खतरा नहीं है। खतरा होना होता तो अब तक हो गया होता। 2-3 घंटे का समय सांप का विष चढ़ने के लिए काफी होता है। यह घाव भी जल्दी ही भर जाएगा। मुखिया मुल्ला नसीरुद्दीन से प्रभावित था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कंधे का सहारा लेकर कहा,
चलो मेरी झोंपड़ी तक छोड़ दो। लेकिन मैं आपकी झोंपड़ी कहाँ है यह जानता ही नहीं, मुझे आप बताए किधर चलना है, मैं आपको जहाँ कहें पहुँचा आऊँगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन का चेहरा देखा, फिर उसे भरपूर दृष्टि से सर्वांगीण निहारा और पूछा, परदेसी हो? जी हाँ मुखिया जी, परदेसी हूँ और साजिद के साथ आपके पास इस गांव में 2-4 रोज ठहरने की इजाजत लेने के लिए आया था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। साजिद? साजिद? अच्छा वो सजरो, तुम उसे कैसे जानते हो? मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। जैसे आपको जानता हूँ। कोई परिचय नहीं है, फिर भी परिचय है। कोई सरोकार नहीं है, फिर भी सरोकार है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सरलता से कहा। उसके चेहरे पर मासूमियत विराज रही थी। मुखिया मुल्ला नसीरुद्दीन का कंधा थामे अपनी झोंपड़ी की ओर चल रहा था। थोड़ी ही देर में वह अपनी झोंपड़ी के सामने था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, परदेसी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुखिया कई बार यह नाम उच्चारित किया और अचानक चैंक कर पूछने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन? कहीं बुखारा वाला मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, आप मेरी झोंपड़ी में मेहमान बनकर जब तक चाहे रहें। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर मेहमान होंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को उस गांव में रहने की इजाजत मिल गई और मरुस्थल के उस पार के राज्य और वहां के सनकी बादशाह के बारे में सटीक जानकारियां देने के लिए मुखिया की आत्मीयता प्राप्त हो गई। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुखिया के घाव की पट्टी बदली। उस समय वह मुखिया को देवदूत की तरह लग रहा था। पट्टी बदल देने के बाद उसने मुखिया से कहा, 2-3 दिन में ही घाव भर जाएगा, आप चिंता न करें। मुझे अब कोई चिंता नहीं हो रही है। तुम अब मेरे पास हो, यही मेरे लिए बहुत है। मुखिया शाम तक पूरी तरह खुद को स्वस्थ महसूस करने लगा, तब उसने साजिद को बुलवाया। साजिद के आने पर मुखिया ने उससे कहा, सज्जो, जानते हो तुम जिस अजनबी को लेकर आए, वह अजनबी बुखारा की जानीमानी हस्ती है। एक बहुत बड़ा विद्वान और समझदार व्यक्ति। आज से तुम उसकी सेवा और सहयोग के लिए उसके साथ रहो। वह जिधर जाना चाहे ले जाओ और जो कुछ भी देखना चाहे उसे दिखाओ। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय झोंपड़ी के बाहर टहलते हुए मुखिया के पांव के घाव के लिए औषधीय पौधे की तलाश कर रहा था। वह 2 मुट्ठी औषधीय पत्ते तोड़कर मुखिया की झोंपड़ी में आया। तब मुखिया ने उससे कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, अभी से आपकी सेवा सहायता के लिए मैंने साजिद को तैनात किया है। आपको जिस चीज की जरूरत हो निसंकोच उससे कहना। मुझे शायद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। भोजन और शयन की व्यवस्था आपने कर दी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपके पांव के घाव भर जाए तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। इसके बाद मरुस्थल पार के राज्य में जाऊंगा। सुना है वहां के लोग अपने बादशाह से परेशान हैं और उसे सनकी मानते हैं, मुल्ला ने मुखिया से कहा। अच्छा तो इस गांव में रुकने का तुम्हारा यह मकसद था? मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में झांकते हुए कहा। थोड़ी देर तक मुखिया चुप रहा और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से कहने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मेरी समझ से बादशाह अंधविश्वासी हो गया है। उसका अंधविश्वास ही उसकी सनक का कारण है। अंधविश्वास? कैसा अंधविश्वास है बादशाह को? बादशाह को अंधविश्वास है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति मनहूस होते हैं। अगर कोई दाढ़ी वाला सुबह सुबह दिख जाए तो पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है। उसे यह अंधविश्वास उस दिन से है जिस दिन सुबह सुबह उसके पिता से एक दाढ़ी वाला सौदागर मिलने आया।
उस दिन ही उसके पिता घोड़े से गिर पड़े और उन्हें अंदरूनी चोटें आईं। उसके बाद उसके पिता लंबे समय तक बीमार रहे और एक दिन बिस्तर पर ही प्राण त्याग दिया। उस समय ज्योतिषी, नजूमी वगैरह की खूब चली। यह नजूमियों की ही कारस्तानी है कि बादशाह के दिमाग में कूट कूट कर अंधविश्वास भर दिया गया है। अब तो बादशाह घर से बाहर निकलता है तो पहले उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाता है और उसके सुरक्षाकर्मी सख्त ताकीद करते हैं कि सड़क पर कोई दाढ़ी वाला दिखे तो उसे सड़क से हटा दिया जाए। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया। यह जानकारी मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए काफी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन 3 दिनों तक मुखिया के साथ उसकी झोंपड़ी में रहा। उसकी तीमारदारी की और जब मुखिया का घाव सूख गया तब मरुस्थल पार करने की राह उसने मुखिया से पूछी। मुखिया ने उसे वह राह बता दी जिससे आसानी से सनकी राजा के राज्य की राजधानी में पहुंचा जा सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुआ और सनकी राजा के राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। उसका गधा पूरे 1 हफ्ते तक आराम कर चुका था, इसलिए मस्ती में दौड़ रहा था, ठपटपटपाक उपटपटपाक। दूसरे दिन सबेरे सवेरे वह सनकी राजा की राजधानी में प्रवेश कर रहा था। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन सनकी राजा की राजधानी के मुख्य मार्ग पर पहुंचा, ठीक उसी समय सनकी राजा भी शिकार खेलने जाने की तैयारी में अपने सहयोगियों के साथ मुख्य मार्ग पर आया। सनकी बादशाह की नजर मुल्ला नसीरुद्दीन पर रपड़ पड़ गई। गंदे कपड़े, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे, बेतरतीब बिखरे हुए बाल और उलझी हुई दाढ़ी। मुल्ला पर नजर पड़ते ही बादशाह क्रोध से चीख पड़ा, अरे कोई है! हटाओ इस मनहूस को मेरी आंखों के सामने से। लगाओ इसको 5 कोड़े की, फिर कभी मेरी राह के बीच में आने की यह कोशिश भी न करे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चीख चीख कर कहा, बादशाह सलामत। मेरे कपड़े गंदे हैं और बेशक मेरे बाल व मेरी दाढ़ी बेतरतीब है, मगर मेरा विश्वास करें, मैं मनहूस नहीं हूँ। मगर तब तक बादशाह का मुस्टंडा आकर मुल्ला नसीरुद्दीन को 5 कोड़े लगा गया। कोड़े की मार से मुल्ला नसीरुद्दीन बेदम होकर उस सड़क के किनारे गिर पड़ा और देर तक वहीं पड़ा रहा। सनकी बादशाह अपने कुनबे के साथ भुनभुनाता हुआ चल पड़ा शिकार के लिए। जंगल में प्रवेश करते ही बादशाह के सामने अपने झुंड से बिछड़ा हुआ एक हिरण आ गया। बादशाह ने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधकर छोड़ दिया। हिरण बाण से बिंधकर वहीं ढेर हो गया। बादशाह को स्मरण हो आया कि 5 कोड़े खाने वाले शख्स ने कहा था, वह मनहूस नहीं है। बादशाह ने सोचा, वाकई वह आदमी मनहूस नहीं है। मैं बरसों से जंगल आता रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, मगर ऐसा संयोग कभी नहीं हुआ कि जंगल में प्रवेश करते ही शिकार मिल जाए। बादशाह ने उस दिन बाघ के शिकार का कार्यक्रम बनाया था। जंगल से गुजरने वाली नदी के किनारे एक पेड़ पर बादशाह के लिए पहले से मचान बना हुआ था। बादशाह के आने के बाद एक मेमना वहां बांधा गया। बादशाह अपने सहयोगियों के साथ मचान पर चढ़ गया। अभी बादशाह को मचान पर चढ़े कुछ देर ही हुआ था कि मेमना मेमे करता हुआ पूरी ताकत से रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने देखा, एक बाघ पानी पीने के लिए नदी किनारे आ रहा था और मेमने पर नजर पड़ते ही वह वहीं घात लगाकर ठहर गया। बाघ अपने शिकार को देख रहा था और बादशाह और उसके सहयोगी अपने शिकार को। बादशाह ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके सहयोगियों ने भी। बादशाह के इशारा करते ही एक साथ कई बाणों से बिंध गया बाघ और देखते ही देखते वहीं ढेर हो गया। बादशाह ने सोचा, वह आदमी ठीक ही कह रहा था कि वह मनहूस नहीं है। बेकार ही उसे कोड़े पड़े। यहाँ तो यह सिद्ध हो रहा है कि उसका चेहरा अपशकुनी कतई नहीं, बल्कि उसे देखकर आने के कारण जंगल में बिना प्रयास के शानदार शिकार मिल गया। बादशाह और उसके सहयोगी हिरण और बाघ के शिकार को अपने साथ घोड़े पर लादकर राजधानी की तरफ बढ़ने लगे।
इतनी जल्दी शिकार मिल जाने का उन्हें उत्साह था। वे खुश खुश लौट रहे थे। जब वे लोग राजधानी के मुख्य मार्ग पर आए तब बादशाह को याद आ गया कि इसी सड़क के मुहाने पर उसके कहने से एक निर्दोष गधा सवार को कोड़ों से मारा गया। इस समय भी मुल्ला नसीरुद्दीन बेदमसा उसी स्थान पर पड़ा था। बादशाह अपने सहयोगियों के साथ जब उस स्थान पर पहुंचा तो अचानक उसने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़े से उतरकर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुसाफिर, तुमने ठीक कहा था, तुम मनहूस नहीं हो। देखो, आज तुम्हें देखकर जंगल जाने से हमें कितना शानदार शिकार मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कराहते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मेरे चेहरे नहीं अपने चेहरे के बारे में सोचिए कि वह कैसा है जिसे सुबह सुबह पहली बार देखने के बाद मुझे अकारण कोड़े खाने पड़े और मेरी हालत यह हो गई कि जमीन से उठ पाना भी मुश्किल हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां से उठवाकर अपने महल में ले आया, जहां बादशाही चिकित्सक के इलाज से वह जल्दी ही ठीक हो गया। जब उस राज्य से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की ओर लौटने लगा तब तक बादशाह अपनी सनक से आजाद हो चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और ज़मीन का खजाना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठे हुए थे जब एक आदमी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, मुझे तुम्हारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तो क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो मैं अपनी जिंदगी में कभी न भूलूं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा काम करना होगा। आदमी ने चौंकते हुए पूछा, काम? वो क्या काम है मुल्ला? मुल्ला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक खजाना दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने कहा, तुम्हें वह खजाना तभी मिलेगा जब तुम पूरी जिंदगी भर खजाने की तलाश करते रहोगे, कभी थक कर नहीं बैठोगे। आदमी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन की बातों में हमेशा कुछ न कुछ गहरी बात होती है, और उसने हाँ कह दिया। खजाना खोजने की यात्रा। मुल्ला नसरुद्दीन और वह आदमी कुछ दिन यात्रा करते रहे। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे किनारे चलते हुए मुल्ला ने उस आदमी को बताया, अब तुम खजाने के पास पहुंचने वाले हो। इस खजाने को खोजने में तुम्हें मेहनत करनी होगी और तुम्हें किसी भी हालत में हार नहीं माननी होगी। यह खजाना तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा। आदमी ने जोश में आकर कहा, मैं तैयार हूं मुल्ला। अब हम खजाना ढूंढने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे। अगले दिन मुल्ला और वह आदमी एक पहाड़ी की ओर बढ़े। मुल्ला ने कहा, यह पहाड़ी तुम्हारी परीक्षा है। ऊपर चढ़ने के बाद तुम देखोगे कि खजाना जमीन के नीचे दफन है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने संकल्प को मजबूत रखना होगा। वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। मुल्ला ने अपने दोस्त से कहा, यहां से नीचे जमीन में खजाना दफन है। लेकिन अगर तुम हार मान गए तो तुम कभी उसे पा नहीं सकोगे। आदमी ने खुद को आश्वस्त किया और खुदाई शुरू कर दी। वह दिन रात खुदाई करता रहा, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। धीरे धीरे वह थकने लगा और उम्मीद छोड़ने लगा। लेकिन मुल्ला ने उसे समझाया, तुम्हारी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। अगर तुम अभी रुक गए तो कभी नहीं जान पाओगे कि खजाना तुम्हारे पास था। आखिरकार उस आदमी ने हार मानते हुए खुदाई बंद कर दी और मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ एक धोखा था। खजाना कहीं नहीं है। मैंने मेहनत की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब मैं थक गया हूं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा,
ठीक है, तुमने मेहनत की और तुमने कुछ सीखा। अब तुम मेरे साथ वापस गांव चलो। मैं तुम्हें बताता हूं कि खजाना क्या था। खजाना और सच्चाई। वह आदमी और मुल्ला वापस गांव लौटे। मुल्ला ने उसे अपने घर के पास एक छोटे से बाग में ले जाकर कहा, यह वही खजाना था। तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना थी। जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे थे, वह तुम्हारी मेहनत, समर्पण और उम्मीद में था। आदमी को समझ में आ गया कि मुल्ला का असली संदेश क्या था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, अब मुझे समझ में आ गया है। असल में खजाना हमारी मेहनत, संघर्ष और लगातार प्रयासों में छिपा होता है। हमें उसकी कीमत तभी समझ में आती है जब हम उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही कहा तुमने। जो चीज हमें आसान तरीके से मिल जाती है, उसकी हमें कभी कद्र नहीं होती। लेकिन जब हम कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना हमारी मेहनत और संघर्ष में छिपा होता है। जीवन में जो भी चीज हमें आसानी से मिलती है, उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जो चीज हम कड़ी मेहनत से पाते हैं, वह हमारे लिए अनमोल हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चतुर थे। वह अपने मजेदार और चतुर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे और लोग अक्सर उनसे मजेदार कहानियां सुनने आते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुन चुका हूं। मुझे तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेनी है। नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें न केवल अपनी चतुराई से परास्त करूंगा, बल्कि तुम्हारी सारी योजना उल्टी कर दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा, और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि चतुराई क्या होती है। नसरुद्दीन ने झट से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती वस्तु देनी होगी। व्यापारी ने सोचा कि वह मुल्ला को आसानी से हर लेगा और बोला, यह ठीक है। पहला सवाल। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारे पास 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में पानी है और दूसरे में तेल। तुम इन दोनों बर्तनों को एक ही जगह पर कैसे रख सकते हो बिना इन्हें मिलाए? नसरुद्दीन ने सोचा और फिर कहा, तुम दोनों बर्तनों को एक साथ एक स्थान पर रख सकते हो, बस दोनों बर्तनों को एक एक हाथ से पकड़े रहो। व्यापारी चौंका, क्या यह जवाब है? नसरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे पास दोनों बर्तन एक ही जगह होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। व्यापारी को कोई जवाब नहीं सूझा और वह चुप हो गया। दूसरा सवाल। अब व्यापारी ने दूसरा सवाल पूछा, यदि तुम्हें यह बताया जाए कि एक बाघ और एक शेर दोनों एक साथ एक जंगल में रहते हैं, तो तुम दोनों को कैसे शांत कर सकते हो? नसरुद्दीन हंसी में बोले, आसान है। दोनों को एक ही खाने की चीज दे दो, फिर देखो दोनों शेर और बाघ दोस्त बन जाएंगे। व्यापारी ने कहा, यह कोई चतुराई नहीं है। नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, लेकिन यह जवाब सही है। अगर दोनों को एक ही चीज मिल जाए, तो क्यों नहीं शांत हो सकते? तीसरा सवाल। अंतिम सवाल व्यापारी ने पूछा, तुम एक बंजर भूमि पर हो, जहां न पानी है, न भोजन। तुम कैसे वहां जीवित रह सकते हो? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, यह बहुत आसान है। मैं वहां पर रेत के बीच एक छोटी सी छाया बना लूंगा और बैठकर खुद से कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे जीवित रहने की कोई चिंता नहीं होगी। व्यापारी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले,
यह सच्ची चतुराई है, खुश रहने की चतुराई। अंतिम परिणाम। व्यापारी को नसरुद्दीन के उत्तर समझ में नहीं आए और वह हार गया। उसने अपनी सबसे कीमती वस्तु, जो एक सुंदर अंगूठी थी, नसरुद्दीन को दे दी। नसरुद्दीन ने अंगूठी को लेकर कहा, याद रखना, सच्ची चतुराई सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आती है। और जो खुद को खुश रखे वही सबसे चतुर होता है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं आती बल्कि जीवन को सरलता से और खुशी से जीने की कला भी होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और खोया हुआ ऊंट। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के पास वाले शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने मुल्ला से कहा, ओ मुल्ला, क्या आपने एक भूरे रंग का ऊंट देखा है? वह हमारा ऊंट कहीं खो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, क्या वह ऊंट लंगड़ा है? आदमी हैरान होकर बोला, हाँ बिल्कुल, यह तो सही है। लेकिन आपको कैसे पता? मुल्ला ने फिर पूछा, क्या ऊंट की पीठ पर भारी सामान लदा हुआ था, एक तरफ चीनी और दूसरी तरफ चावल? आदमी और भी ज्यादा चकित हुआ। जी हाँ बिल्कुल, आप तो जैसे हमारे ऊंट को अच्छी तरह जानते हैं। मुल्ला ने अगला सवाल पूछा, और क्या ऊंट ने रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए दाएं तरफ ज्यादा झुकाव बनाया था? आदमी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि मुल्ला ने ऊंट को जरूर देखा होगा। वह बोला, मुल्ला साहब, आप हमारे ऊंट के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। कृपया हमें बताइए कि आपने उसे कहाँ देखा? मुल्ला की चतुराई। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं है। यह सुनकर लोग गुस्से से भर गए। तुमने देखा नहीं तो फिर इतनी सारी बातें कैसे बता दी? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और समझाने लगे, सुनो, मैंने देखा कि रास्ते में एक पैर के निशान बाकी 3 पैरों के मुकाबले हल्के थे, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ऊंट लंगड़ा है। फिर मैंने देखा कि जमीन पर चीनी की कुछ बूंदें और चावल के कुछ दाने गिरे हुए थे, इसलिए अंदाजा लगाया कि उसके ऊपर ये सामान लदा था। और जहां तक ऊंट के झुकाव की बात है, पैरों के निशान देखकर समझ आया कि वह दाईं तरफ झुककर चल रहा था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन इससे हमारा ऊंट तो वापस नहीं मिलेगा। मुल्ला का मजेदार जवाब। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ऊंट ढूंढना तुम्हारा काम है। मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूं कि तुम उसे कैसे खो बैठे। कहानी की सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हर जगह काम आ सकती है, लेकिन कभी कभी लोग समझने की बजाय अपनी समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इस कहानी में मुल्ला ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बिना ऊंट देखे भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, बस निरीक्षण करने की कला होनी चाहिए। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनका अजीब घर। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर एक छोटे से कस्बे में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक घर की दीवारों पर कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थीं, रंग बिरंगे कपड़े, जूते, बर्तन और किताबें हर जगह बिखरी हुई थीं। नसरुद्दीन को बहुत हैरानी हुई और वह घर के अंदर जाने का फैसला करता है। घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए वह कहता है, क्या तुम यहाँ रहते हो? अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, कौन है?
नसरुद्दीन घर में घुसता है और देखता है कि घर में एक आदमी बैठा है जो बहुत गंदा और अस्तव्यस्त लग रहा है। उस आदमी की पोशाक भी बहुत अजीब थी, जैसे वह बहुत दिनों से नहाया नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन उससे पूछता है, तुम इस घर में क्यों रहते हो? यह तो बहुत गंदा और अस्तव्यस्त है। आदमी हंसते हुए जवाब देता है, यह घर मेरी तरह है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कुछ नया जुड़ जाता है और फिर से सब बिखर जाता है। यही मेरा जीवन है। नसरुद्दीन सोच में पड़ जाता है। फिर वह आदमी से कहता है, तुमने यह जो किया है वह बहुत अच्छा है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम समझते हो कि यह गड़बड़ कैसे ठीक हो सकती है? आदमी सोचता है और कहता है, अगर मैं एक अच्छा रास्ता जानता तो क्या मैं खुद को इस स्थिति में छोड़ता? नसरुद्दीन हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझे क्या सलाह दोगे? आदमी कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम इस घर को बिल्कुल साफ करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले इस घर को एक बार पूरी तरह से छोड़ दो। मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है और फिर जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस घर को छोड़ दूं तो क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक कर दोगे? आदमी मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं, मैं इस घर को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं और परिस्थितियों को सुधारने के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए। दूसरों से मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमें खुद पर ही डालनी होती है। यह भी दिखाता है कि जिन समस्याओं को हम अनदेखा करते हैं वे हमें और ज्यादा उलझा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और ढेर सारे सवाल। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के पास एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एक आदमी आया और उन्हें देखकर बोला, मुल्ला, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार आदमी हैं। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आदमी ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, बताओ, अगर एक पेड़ पर 10 आम लटक रहे हैं और उनमें से 5 गिर जाते हैं तो पेड़ पर कितने आम रहेंगे? नसरुद्दीन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, कोई नहीं। आदमी हैरान होकर बोला, क्यों? नसरुद्दीन ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर पेड़ पर आम हैं तो यह सिर्फ आम की बात हो रही है, पर अगर आम गिर गए हैं तो अब बात गिरे हुए आम की हो रही है, तो वह अब पेड़ पर नहीं रह सकते। आदमी थोड़ा उलझन में पड़ा, लेकिन फिर भी दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, अब बताओ, अगर एक आदमी सुबह अपने घर से निकलता है और सारा दिन वह इधर उधर घूमता है तो वह कब वापस अपने घर पहुंचेगा? नसरुद्दीन ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब वह थक जाएगा तभी वह वापस घर लौटेगा। आदमी हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने फिर भी तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर मेरे पास एक बकरा है और वह बकरा अचानक मरी मरी आवाजें करने लगे तो इसका क्या मतलब होगा? नसरुद्दीन ने बड़े मजे से कहा, इसका मतलब है कि वह बकरा गाय की तरह आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है। आदमी ने नसरुद्दीन की ओर देखा और बोला, आप सचमुच बहुत समझदार हैं, मुल्ला। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आपके जवाबों में कुछ गड़बड़ी है। नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, कभी कभी जो समझदार लोग होते हैं उनका सबसे अच्छा जवाब वही होता है जो तुम खुद समझ नहीं पाते। आदमी ने माथे पर हाथ मारा और कहा, मुल्ला, आप तो समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नसरुद्दीन ने फिर कहा, यह भी एक तरह की समझ है। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सरलता और शरारत के बीच भी एक गहरी समझ हो सकती है।
कभी कभी चीजों को इतना सीधा और स्पष्ट देखने के लिए हमें थोड़ी चतुराई और हास्य की जरूरत होती है। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी चतुराई। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर से बाहर जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और एक आदमी हाथ में एक बड़ा बर्तन लिए हुए खड़ा है। लोग उसकी ओर देख रहे थे और वह आदमी बड़बड़ाता जा रहा था, मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, मैं उसे सही जवाब दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सुना और मुस्कराए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या तुम सच में इतना समझदार हो? आदमी गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे हर सवाल का जवाब पता है। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मुल्ला ने सोचा, आज इस आदमी को मजा चखाते हैं। वह बोले, ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, और अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम मेरी बात मानोगे। आदमी ने उत्साह से कहा, पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी थमता नहीं? आदमी ने सोचा और सोचते सोचते बोला, यह तो बहुत आसान है। समय। समय हमेशा चलता रहता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, सही जवाब है, लेकिन अब दूसरा सवाल सुनो। वह क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह होता है? आदमी और भी गंभीर होकर सोचने लगा, फिर उसने जवाब दिया, यह हवा है। हवा हमेशा होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर एक तीसरा सवाल पूछा, वह क्या है जो सबको चाहिए लेकिन किसी के पास नहीं होता? आदमी थोड़ा असमंजस में पड़ा। उसने सोचा, बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, यह शायद सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई हमेशा छिपी रहती है और किसी के पास पूरी सच्चाई नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, यह भी ठीक जवाब है, लेकिन अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। वह क्या है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन तुम इसे छोड़ नहीं सकते? आदमी हैरान होकर बोला, मुझे नहीं पता, तुम कौन सा सवाल पूछ रहे हो? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, वो सवाल है तुम्हारा बर्तन। आदमी चौंका और अपना बर्तन अपने हाथ से गिरा दिया। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, तुमने कहा था कि तुम सबसे समझदार हो, लेकिन तुम्हें समझदारी का असली मतलब तब समझ में आया जब तुम्हें खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। आदमी शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से चला गया और मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए गांव में वापस लौट गए। कहानी का सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछने और उसकी समझ में होती है। और हमेशा दूसरों की चतुराई पर गर्व करने से पहले खुद की समझ का मूल्यांकन करना चाहिए। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे, वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले।
और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी, जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते, जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें, क्या सच है कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपेटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी न की कोई सोची समझी शरारत है, तह और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ। प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है, सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी, हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है, बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है, आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं, वहीं इसे ज़बाह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़बाह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया, सभी ने मिलकर खाया।
और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियां टल जाती हैं। क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाए अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या, कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या। ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पांव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक के ही मोहल्ले में रहते हैं वे मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए।
मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हो तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूं। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रेहम, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे।
बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।